स्वतंत्रता दिवस हम जम्मू कश्मीर में मना रहे थे। जम्मू में पहले से भी इसका प्रचलन था, लेकिन कश्मीर घाटी में मैं आपको कहना चाहता हूं कि हर विद्यालय पर, हर पंचायत में, हर कॉलेज में, हर विश्वविद्यालय में और हर सरकारी संस्थान में उत्साह से लोगों ने मनाया और मोटे तौर पर 4 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया कार्यक्रमों में। एक प्रतियोगिता भी हमने कराई थी नेशनल एंथम को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिविजनल लेवल पर और पूरे यूटी लेवल पर। उसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और जो बात आप कह रहे हैं सरकारी नौकरियों में, ये सच है कि फैसला हमारा ये है कि सरकारी सुविधाओं का लाभ ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं मिलेगा जिसका दूर दूर तक आतंकवाद से कोई वास्ता है या आतंकवाद बढ़ाने में वो मदद करता है। और आपको मालूम है कि भारतीय संविधान की धारा 311(2)(c) में ये प्राविधान है कि अगर कोई स्टेट के लिए खतरा है, कोई आतंकवाद को बढ़ाता है, टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है, तो बिना कारण बताए उसे सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। और संविधान सभा की अगर बहस को आप देखेंगे तो उस समय सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों ने इस बात की पुरजोर वकालत की थी कि हाँ, स्टेट के पास ये अख्तियार होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति स्टेट के लिए खतरा है तो वो सरकारी सेवाओं में नहीं हो सकता है। और इसका उपयोग हुआ है। बाकायदे चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक समिति है जिसमें डीजी सीआईडी हैं, होम सेक्रेटरी हैं, डीजी पुलिस हैं और मामले की पूरी जांच होती है। और ऐसे जो लोग पाए गए हैं निकाले गए हैं और आगे भी निकाले जाएंगे। हमने यहां तक जो नई नौकरियां मैंने कहा कि 11,000, उसमें भी यह शर्त रखी गई है, उसका सीआईडी वेरिफिकेशन होता है और जिसके खिलाफ कोई इस तरह का मामला है वो सरकारी नौकरी नहीं पा सकता और सरकारी मदद भी नहीं पा सकता। सर, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी से जुड़ा भी एक सवाल है। आपने कहा कि हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं, वो चीजें दिख रही हैं, इन्वेस्टमेंट है 35,000 करोड़, 25,000 करोड़ के प्रपोजल आ चुके हैं, चीजें बदल रही हैं, विकास हो रहा है, नया कश्मीर। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए 31,000 करोड़ मैं सुधार करूंगा जी, 25,000 करोड़ नहीं, 31,000 करोड़ जी, 31,000 करोड़। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए अनुकूल माहौल कब तक, कितना समय? मैं थोड़ा उसमें 2 मिनट समय लूंगा जी। एक भारत सरकार ने पीएम पैकेज में 6,000 नौकरी, 6,000 घर कश्मीरी पंडितों के लिए प्राविधान किया था। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि 132 पदों को छोड़ करके सारे पद भर दिए गए हैं। जो 3,000 भरने के लिए पता नहीं कितने वर्ष लग गए थे और 132 में से भी मोटे तौर पर 80 पदों का विज्ञापन भेज दिया गया है निकालने के लिए। 6,000 घर वो हनुमान जी की पूंछ हो गया था, अनेक वर्षों से बन रहा था, बनेगा कि नहीं बनेगा, बड़ा कठिन प्रश्न खड़ा हो गया था, यक्ष प्रश्न की तरह। तो उसमें लगभग 3500 घरों के निर्माण का काम जारी है, बाकी के टेंडर हो रहे हैं, वो भी 1.5 साल में बना करके लोगों को दे दिए जाएंगे। जो माइग्रेंट लोगों की प्रॉपर्टीज थी, चाहे वो डिस्ट्रेस सेल हुआ हो, इंक्रोचमेंट हो, उसको खाली कराने का भी अभियान चलाया गया। और मैं आपको कह सकता हूं कि काफी संख्या में एक पोर्टल हमने बनाया है। देश दुनिया के किसी हिस्से से कोई भी माइग्रेंट, उसमें केवल कश्मीरी पंडित नहीं, उसमें सिख भाई भी हैं, कुछ मुस्लिम भाई भी हैं, अगर उस पर आवेदन करता है तो उसकी जांच हम कराते हैं और 15 दिन में कार्रवाई करते हैं। और मुझे लगता है कि इन सब चीजों का ही फ्रस्ट्रेशन कुछ लोग निकाल रहे थे, निर्दोष लोगों की सॉफ्ट टारगेट की किलिंग करके। और इसलिए हमको रणनीति थोड़ी बदलनी पड़ी है कि पूरे इकोसिस्टम को समूल नष्ट करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात मैंने कही कि इस इकोसिस्टम पर प्रहार हम कर रहे हैं, अमन, चैन, शांति पूरी तरह से कायम हो जाए तो स्वाभाविक रूप से और भी कई उपाय कर रहे हैं जो मैं चैनल के माध्यम से नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जल्द ही उस बारे में भी देश को जानकारी मिलेगी कि लोग कैसे सुरक्षित और सम्मानपूर्वक वहां रह रहे हैं। आपने अभी खुद एक शब्द का इस्तेमाल किया, टारगेट किलिंग। माखनलाल बिंद्रू, सुपिंदर कौर
जी। वीरेंद्र पासवान, दीपक चंद, ये बहुत नाम है। उस टारगेट किलिंग ने लोगों को डराया, लोग 90 से तुलना करने लगे। जी। अब मैंने कश्मीर को लेकर के देश में बड़े ज्ञानी लोग हैं और दिल्ली में बैठे हुए और भी ज्ञानी लोग हैं, तो उनका ज्ञान भी कभी कभी ज्यादा प्रदर्शित हो जाता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक नाकाम कोशिश की गई थी। टूरिस्ट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, विकास हो रहा है, तो हमारे पड़ोसी को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। सॉफ्ट टारगेट चिन्हित किए गए, 5-6 लोगों को हमसे, हमारे बीच से, वो हमारे बीच नहीं है, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई। उस समय मैंने बात कही थी कि ये मासूम लोगों के जो आंसू बहे हैं, इसके एक एक कतरे का हिसाब होगा। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि चिन्हित करके उसमें से कोई बचा नहीं है जो लोग इन घटनाओं में शामिल रहे हैं। और एक नाम अभी तैर रहा है, वो भी मुझे लगता है कि उसकी सूचना भी आप तक जल्द मिलेगी। जी, एक बचा बासित, ये आंकड़ों के हिसाब से भी देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो चाहे सिविलियन किलिंग हो, फोर्सेस की किलिंग हो, स्टोन पेल्टिंग, अब इतिहास की बात हो गई है, तो इस मामले में भी पिछले 2 वर्षों में भारी सुधार हुआ है। लेकिन पहले के जो मानक थे, उन मानकों पर हम खरे नहीं उतरते। हमारे लिए किसी एक निर्दोष व्यक्ति की किलिंग उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी 100 लोगों की। और इसलिए हम ऐसी सिचुएशन पैदा करना चाहते हैं जहां एक भी निर्दोष व्यक्ति न मारा जा सके। हमारे स्टैंडर्ड वो हैं। कुछ लोगों के स्टैंडर्ड और रहे होंगे, जिस स्टैंडर्ड के आधार पर लोग कहते हैं कि हमने तो आतंकवाद खत्म कर दिया था। हमारे वो मानदंड नहीं है, हमारा मानदंड थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए मैं मानता हूं कि आने वाले 2-2.5 साल में वो स्थिति हम प्राप्त करेंगे। बिल्कुल मनोज जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी देखी थी जिसमें आतंकियों की टारगेट किलिंग शुरू हुई और सबको मारा गया है, सिर्फ एक बचा है बासित, मुझे नाम भी ध्यान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक बचा है बासित, जिसने टारगेट किलिंग की थी। सबका हिसाब हुआ। क्योंकि ये सवाल इसलिए जरूरी है मनोज जी, उमर अब्दुल्ला ये कह रहे थे, पॉलिटिकली अगर आप ना, लेकिन वो नीतियों पर सवाल उठा रहे थे, अगर आप उस पर बोले। उन्होंने कहा कि ये सरकार की नीतियों की वजह से आम कश्मीरी हथियार उठा रहे हैं। पहले जिन जिन इलाकों में मिलिटेंसी नहीं थी, आज उन इलाकों में मिलिटेंसी है सरकार की नीतियों की वजह से और 370 हटाने की वजह से। इसलिए बिंदुरु से लेकर सारी चीजें हो रही हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सॉफ्ट किलिंग या टारगेटेड किलिंग क्यों हुई, इसका उत्तर मैं दे चुका हूं। और कुछ लोगों को लगता होगा, उनकी अपनी सोच है, मुझे लगता है कि इन नीतियों के कारण कश्मीरी अवाम मुतमईन है, प्रसन्न है। और अगर कोई ऐसी व्यवस्था इस देश में रहती कि गुप्त मतदान हो जाता कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, तो शायद बेहतर परिणाम आते, तो लोगों को पता चलता कि 2 साल में क्या बदला है। मनोज जी, जो पॉलिटिकल रोड मैप का जिक्र आपने किया, परिसीमन, चुनाव, उसके बाद राज्य का दर्जा, बिना मुख्यधारा की पार्टियों को साथ लिए कश्मीर के भविष्य की, मतलब कश्मीर की क्या, कैसे आगे बढ़ पाएंगे आप बिना मुख्यधारा की पार्टियों को साथ लिए? ना पीडीपी, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, बिना इनके कश्मीर का भविष्य है? नहीं, मैं समझा नहीं आपका सवाल। मैंने मुख्य धारा की पार्टियों के लिए पूरी आजादी है, बयान देने की आजादी है, राजनीतिक गतिविधि चलाने की आजादी है। जितना सुरक्षा व्यवस्था उनको चाहिए वो प्रशासन दे रहा है। रोज जाकर के वो सभा कर रहे हैं, आपके चैनल पर दिखाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में जो सुविधा प्रशासन को उपलब्ध करानी चाहिए वो पूरी सुविधा हम उपलब्ध करा रहे हैं। और विधानसभा के चुनाव ही पॉलिटिकल प्रोसेस है, ऐसा मुझे लगता है कि देश नहीं मानता है। पहली बार यहां 3 टियर पंचायती सिस्टम लागू हुआ,
और डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का बजट पंचायत प्रतिनिधियों से, बीडीसी के प्रतिनिधियों से और डीडीसी के प्रतिनिधियों से वाइड कंसल्टेशन के आधार पर बना और पिछले साल की तुलना में 2.5 गुना से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट पारित हुआ है। लोकसभा के चुनाव हुए हैं और विधानसभा के बारे में भी मैंने बता दिया, गृह मंत्री जी ने बताया है, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को रोका तो जा नहीं रहा है और भारत के संविधान में सबको आजादी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी में है तो भी, और यहां तो निर्दल लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। जी जी जी, नहीं वो तो चुनाव ही नहीं लड़ते ना सर, होगा तो सब लोग उसमें पार्टिसिपेट, तो चुनाव का बहिष्कार कर देते हैं ना मनोज जी। कौन बहिष्कार करता है? पीडीपी, एनसी 370 के विरोध में चुनाव का ही बहिष्कार किया था। सब लोग पार्टिसिपेट किए थे। नहीं, अभी चुनाव हुआ, सब लोग पार्टिसिपेट किए थे। अभी तो 10 महीने पहले हुए हैं चुनाव डीडीसी के। एवरी पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेटेड इन दैट इलेक्शन। और मैं आपको बताऊं कि पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव से अगर आप तुलना करेंगे तो जो स्थान सोपैया में भी जबरदस्त मतदान हुआ था, पुलवामा में भी जबरदस्त मतदान हुआ था, 103 साल का बुजुर्ग व्यक्ति भी मतदान किया और 18 साल के नौजवान ने भी मतदान किया। महिलाएं बड़ी संख्या में निकल करके ठंड के दिनों में मतदान केंद्रों पर आई। और मैं आपको बताना चाहता हूं और जिम्मेदारी से बात बताना चाहता हूं जी कि पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव हुए और एक बूंद रक्त की जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं गिरी। इस तरह का चुनाव पहली बार हुआ है और यहां के लोग कहते हैं कि साहब इस तरह के चुनाव तो हमने देखे नहीं थे। अमिताभ जी। मनोज जी, एक सवाल पूछना चाहेंगे। कोरोना का काल आया, उसके बाद टारगेटेड किलिंग्स भी कुछ ऐसी हो गई जिसने लोगों को डराया। क्या आपने आंकड़े कुछ बताए, लेकिन क्या आपको लगता है उससे कुछ पर्यटक डरे हैं? जो पर्यटक आना शुरू हो गए थे, गुलमर्ग में फिर स्कीइंग चालू हो गई थी, राष्ट्रपति कोविंद जब गए तब कोई दुकान बंद नहीं रही, वहां कुछ पर्यटकों का आना आपको लगता है कम हुआ है इस टारगेटेड किलिंग के बाद या फिर कोरोना के खतरे के बाद? मेरे पास आंकड़े हैं अमिताभ जी, मैंने आंकड़ों का जिक्र किया था और मेरा आपसे आग्रह यह है कि आप बड़े पत्रकार हैं, आपका चैनल भी बड़ा मानिन चैनल है, आप जरा किसी होटल में अपने लिए कमरा खोज लीजिए। उसके लिए मुझे लगता है आपको कठिनाई होगी। नहीं मिलेगा सर, ठीक कह रहे हैं आप। मेरे जो प्रशासनिक काम हैं उनके अलावा एक काम मेरे पास यह है कि आप जैसे मित्र या देश भर के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, आज ही मेरे पास हैदराबाद से एक फोन आया कि कुछ लोग जा रहे हैं, उन्हें होटल नहीं मिला, इसमें मदद कर दीजिए। पिछले 7 साल में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में इसी एक वर्ष में आए हैं। बस एक आखिरी सवाल सर, मनोज जी, बस एक आखिरी सवाल आपसे। कश्मीर का आगे का भविष्य बस आपसे जानना चाहेंगे। आगे का नया कश्मीर जो बार बार कहा जाता, नया कश्मीर, नई तस्वीर, नई तकदीर, नया कश्मीर का आगे का भविष्य क्या है? बस एक आखिरी सवाल सर। भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, लोकतांत्रिक और विकसित जम्मू कश्मीर जो नए भारत के निर्माण में भी नए जम्मू कश्मीर के रूप में अपना योगदान दे सके, ऐसा जम्मू कश्मीर आने वाले 2-2.5 वर्ष में बनता हुआ दिख रहा है। और मेरी प्रार्थना होगी माता वैष्णो देवी से कि वो ताकत हम सबको दें ताकि वो ऐसा जम्मू कश्मीर हम बना सकें, 2 से 2.5 साल लोगों में के सहयोग से बना सके, आवाम के सहयोग से बना सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। महामहिम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री धन्यवाद मनोज सिन्हा जी, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 इंडिया के लिए, चौपाल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस प्रकार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद और साथ ही साथ कश्मीर में होने वाले चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें न्यूज़ 18 के मंच पर कही।